साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग 23 जनवरी 2022 को जो यूपी टेट की परीक्षा हुई है, उस परीक्षा प्रश्न का जो भाग नंबर 5 है, जिसमें पर्यावरणीय अध्ययन से संबंधित 30 प्रश्न पूछे गए हैं। इसमें आपके पर्यावरण और जीएस से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं और ये बहुत कठिन प्रश्न नहीं है, आसान ही है। परंतु ये प्रश्न आपके जो आगामी जो लेखपाल की परीक्षा या अन्य जो इस प्रकार की यूपी ट्रिपल के द्वारा परीक्षाएं कराई जाएंगी, उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर इन 30 प्रश्नों को हम लोग पूरे व्याख्या के साथ इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। तो इसमें आपका पहला प्रश्न है कि कार्बन डेटिंग संदर्भित करता है, किसको संदर्भित करता है? तो इसमें आप ऑप्शन नंबर 3 देखिए, प्राचीन स्थलों में मौजूद हड्डियों व सामग्रियों के आयु मापन में कार्बन डेटिंग जो है प्रयुक्त होता है। कार्बन डेटिंग में जो है कार्बन का जो आइसोटोप होता है वो रेडियो एक्टिव होता है और कौन सा होता है? C14 होता है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर कि संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब अपनाया था? तो संविधान सभा के द्वारा 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान को अपनाया गया था। यहां ध्यान दीजिएगा कि 24 जनवरी के दिन ही संविधान सभा की आखिरी बैठक होती है। और यदि आपसे यदि पूछा जाता कि राष्ट्रीय ध्वज का अंगीकरण कब हुआ था, तो राष्ट्रीय ध्वज का जो अंगीकरण है वो 22 जुलाई 1947 को किया गया था। तो ये दोनों ही परीक्षा में काफी पूछे जाते हैं, इसको याद रखिएगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। बायोमैग्निफिकेशन किसे कहते हैं? तो 123 का ऑप्शन नंबर आप 4 देखिए, समय के साथ उत्तक में विषैले पदार्थों की बढ़ती सांद्रता जो है ये आपका बायोमैग्निफिकेशन कहलाती है। अब थोड़ा सा बायोमैग्निफिकेशन को समझ लीजिए, या जिसे हिंदी में जैव आवर्धन कहते हैं। तो एक क्रिया होती है जैव संचयन। जैव संचयन में संग्रहित प्रदूषकों का स्थानांतरण जब अगले पोषक स्तरों के जीवों में होता है तो इन प्रदूषकों की मात्रा एवं सांद्रता में क्रमशः वृद्धि होती है। इसे ही जैव आवर्धन या बायोमैग्निफिकेशन कहते हैं। कह सकते हैं कि ऐसे प्रदूषक जो बायोडिग्रेडेबल नहीं होते हैं वो पोषण स्तर में एक स्तर से दूसरे स्तर पर वो स्थानांतरित हो जाते हैं, और पोषण स्तर में जो उच्च स्तर का जो होता है वहां पर इसकी या जीवधारी होता है वहां पर उसकी सांद्रता बढ़ जाती है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर कि निम्नलिखित में से कौन जैव मंडल का अजैविक घटक है? तो इसमें आप देखेंगे फास्फोरस कौन सा अजैविक घटक नहीं है, यह प्रश्न पूछा गया है। तो इसमें देखेंगे फास्फोरस, मृदा, प्रोटीन, ये सभी अजैविक घटक है, परंतु जो कवक है ये आपका जैविक घटक है, इसलिए विकल्प नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला है ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहां पर है? तो इसका मुख्यालय जो है एम्स्टर्डम में है। कहां पर है? एम्स्टर्डम। ये नीदरलैंड की राजधानी है एम्स्टर्डम, और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1971 में इसकी स्थापना हुई थी। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला है कि घास भूमि क्षेत्र के परितंत्र के खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर का उपभोक्ता कौन सा होता है? तो इसमें सबसे उच्च स्तर का जो उपभोक्ता होगा वो शाकाहारी व मांसाहारी दोनों, जैसे कि मनुष्य है आपका। अगला है वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी के सबसे पास होता है। तो सबसे पास आपका क्षोभ मंडल होता है जिसे ट्रोपोस्फियर कहते हैं, और इससे ऊपर समताप मंडल होता है जिसे स्ट्रेटोस्फियर कहते हैं। जो आपके बादल वगैरह जो बनने की घटना है वो आपके क्षोभ मंडल में ही होते हैं। जो भी आप इन्वायरमेंट में देख रही है, आप आकाश में जो भी घटनाएं देखते हैं वो आपका क्षोभ मंडल में होता है। जो आप ओजोन परत की बात करते हैं वो आपका समताप मंडल में स्थित होता है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर कि भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया था कब? तो यह पारित किया गया था 11 दिसंबर 2002 को। 11 दिसंबर 2002 को इसको स्थापित किया गया था या पारित किया गया था, और इसी अधिनियम के माध्यम से राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की स्थापना की गई थी, जिसका मुख्यालय कहां पर है? चेन्नई में। और कब हुआ था? वर्ष 2002 में। आगे चलते हैं अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी कृषि करने की प्रक्रिया पर्यावरण संरक्षण में सहायक है? तो जो आपकी जैविक खेती है यह पर्यावरण संरक्षण में सहायक है। अम्लीय वर्षा संबंधित है किससे? तो अम्लीय वर्षा जो है सल्फ्यूरिक एसिड से संबंधित है। किससे? सल्फ्यूरिक एसिड से, H2SO4। अब थोड़ा सा समझ लेते हैं कि अम्लीय वर्षा होती क्या है। तो देखिए, वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, क्लोरीन व फ्लोरीन इत्यादि पदार्थों के मिलने के कारण वर्षा में अम्लीयता की मात्रा बढ़ जाती है, और जब इस रूप में बरसात नीचे बारिश होती है तो उसे ही अम्लीय वर्षा कहते हैं। देखिए, जब वर्षा जल का पीएच वैल्यू या पीएच मान जो है 4 से नीचे आ जाता है तब वह पर्यावरणीय दृष्टिकोण से अत्यंत हानिकारक हो जाता है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर कि WWF से आशय क्या है? तो इसका मतलब है या इसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। पूरा नाम है इसका वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। तो यहां पे जो आपका विकल्प 2 है ये आपका सही हो जाएगा।
ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो इसकी स्थापना जो होती है 1961 में 1961 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है आपका कि फूलों की घाटी अवस्थित है कहां पे? तो ये उत्तराखंड में स्थित है। अगला है भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापन से संबंधित है? तो आप यहां देखिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जो है यह मुख्यतः प्रदूषण के मापन से संबंधित है। अब इसकी स्थापना कब हुई थी? और यहां ध्यान रखिए यह एक सांविधिक संगठन है या संस्था है जिसकी स्थापना जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 के तहत सितंबर 1974 में की गई थी। और इसको जो शक्तियां मिली हैं वो वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 वाला जो अधिनियम है उससे इसको शक्तियां मिली है। यहीं पे ग्रीन ट्रिब्यूनल की भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी, इसकी स्थापना एनजीटी एक्ट 2010 के तहत 18 अक्टूबर 2010 को की गई थी। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि कोटापॉक्सी 134 नंबर क्वेश्चन, कोटापॉक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो अवस्थित है कहां पे? तो ये आपका एंडीज जो पर्वत है, एंडीज पर्वत, ये कहां पे है एंडीज पर्वत? आपका एंडीज पर्वत आपका साउथ अमेरिका में है और ये वहां के इक्वाडोर जो देश है वहां पर ये स्थित है। अगला है तिब्बत की सांगपो नदी भारत में जानी जाती है ब्रह्मपुत्र के रूप में। अगला है निम्न में से कहां आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है? पश्चिम बंगाल में। अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारत में पश्चिमी घाट के दक्कन शुष्क है क्योंकि ये रैन शैडो प्रभाव में के तहत आता है। अगला है वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था कब? 1972 में, 1972 में इसे पारित किया गया था वन सुरक्षा अधिनियम 1972 के तहत, और इसमें 2003 में एक बार संशोधन भी किया गया है। आगे देखते हैं अगले प्रश्न पर। वायुमंडल की ऊपरी सीमा पर प्रति इकाई क्षेत्र में प्राप्त होने वाली सौर विकिरण क्या कहलाती है? तो इसे सूर्य ताप कहते हैं, सूर्य तप कहते हैं। अगला है किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्य लिया गया है? तो मौलिक कर्तव्य जो है यूएसएसआर अर्थात रशिया से लिया गया है, जबकि यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका से जो है आपका मौलिक अधिकार लिया गया है, और यूनाइटेड किंगडम से आप बात करेंगे तो यहां से संसदीय प्रणाली को लिया गया है, और जर्मनी से आपातकालीन शक्तियों को लिया गया है। अगला है सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है कहां पे? शांत घाटी। शांत घाटी कहां पे है? पश्चिमी घाट में, केरल वाले पोर्शन में है ये आपका शांत घाटी, जहां पे सर्वाधिक जैव विविधता है। अगला है 142 नंबर क्वेश्चन, एलपीजी के संदर्भ में क्या असत्य है? मीथेन उत्सर्जन करने वाला, तो ये आपका गलत है, ये असत्य है। जबकि नीले ज्वाला से जलने वाला होता है, सही है। उसमें उच्च ऊष्मीय मान होता है, ये भी सही है। एक स्वच्छ ईंधन है, ये भी सही है। यहां ध्यान रखिएगा कि एलपीजी इसका पूरा नाम है लिक्विड पेट्रोलियम गैस। इसके मुख्य घटक में कौन से आते हैं? प्रोपेन और ब्यूटेन आते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र के घटक हैं, तो पारिस्थितिकी तंत्र के घटक क्या हैं? जैविक तथा अजैविक घटक दो तरीके के होते हैं। आगे देखते हैं मकर रेखा कौन सी है? तो मकर रेखा आपका दक्षिणी गोलार्ध में है, तो 23.5 डिग्री साउथ जो होती है मकर रेखा होती है, जबकि 23.5 डिग्री नॉर्थ जो है ये कर्क रेखा होती है। आगे चलते हैं। इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो डॉक्टर एजी ट्रांसले के द्वारा किया गया था। ध्रुव तारा कहा जाता है किसको? उत्तरी तारे को। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था 1973 में। कब किया गया था? 1973 में, 1973 में। और प्रारंभ में इसके तहत 9 जो है राष्ट्रीय बाघ अभ्यारण्य को शामिल किया गया था। आगे चलते हैं। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह मध्य प्रदेश में स्थित है। कहां पर? मध्य प्रदेश में स्थित है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। लखनऊ समझौता जो कि 1916 में होता है, किन दो के मध्य में होता है? तो ये जो है आपका समझौता, एक सेकेंड, ये समझौता कांग्रेस व मुस्लिम लीग के मध्य हुआ था 1916 में। ये कांग्रेस का जो लखनऊ अधिवेशन होता है, जिसको ये 31वां अधिवेशन था कांग्रेस का 1916 में, जिसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। इसी अधिवेशन में जो है इन दोनों के मध्य समझौता होता है, और इस समझौते के पीछे जो कार्य किया था वो तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा प्रयास किए गए थे। यहां ध्यान रखिएगा, इसी अधिवेशन में जो 1916 का अधिवेशन होता है, तिलक के द्वारा स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये जो नारा है ये यहीं पर इनके द्वारा दिया गया था। अगला है जंगली गधों का अभ्यारण्य कहां पर है? तो ये आपका गुजरात के जो लघु रण है, लघु रण या छोटा रण कहते हैं या स्मॉल रण कहते हैं, वहां पर यह स्थित है। और ये जो जंगली गधों का अभ्यारण्य बनाया गया है, ये आपका 1972 में इसे अभ्यारण्य बनाया गया था। तो इस तरीके से यहां पर हम लोगों ने 30 प्रश्नों को देखा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।